जय हिंद दोस्तों। जियोपॉलिटिक्स इस समय पर जिस तरीके से बदल रही है बहुत तेजी के साथ, और जिस तरीके से भारत सरकार जो है वो लगातार काम कर रही है, जियोपॉलिटिकल इश्यूज को देखते हुए कहीं ना कहीं अब लगातार सवाल उठ रहे हैं कि भारत जो है वो क्या पीओके पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर को वापस ले पाएगा। क्योंकि अगर कोई सेंट्रल मिनिस्टर इस तरीके का दावा कर दे कि अगर दुनिया कहती थी कि 370 नहीं हट सकता और वो हमने हटा दिया तो हमारा अगला टारगेट जो है वो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर को लेने का है, हम ये वादा करते हैं तो हम लेके दिखाएंगे। इस तरीके का दावा अगर कोई सेंट्रल मिनिस्टर कर दे, क्योंकि सेंट्रल मिनिस्टर की ये जो स्टेटमेंट है ये कैबिनेट की स्टेटमेंट नॉर्मली मानी जाती है, या कम से कम कैबिनेट का ओपिनियन माना जाता है। ऐसी सिचुएशन में डिबेट छिड़ चुकी है कि क्या वो मोदी जी पीओके पर कब्जा करने की तैयारी कर रहे हैं, क्या ऐसा कुछ प्लान दिखाई दे रहा है, या ऐसे कुछ सिम्टम्स या ऐसे कुछ इंडिकेशंस मिल रहे हैं कि आगे आने वाले समय के अंदर जो भारत सरकार है वो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के ऊपर कब्जा करने जा रही है। दोस्तों, इस टॉपिक को मैं शुरू करूं उससे पहले एक रिक्वेस्ट कि अगर आप लोगों को मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि मेरी ये वीडियोस ज्यादा से ज्यादा आप लोगों तक पहुंच सके। दूसरा दोस्तों, अगर आप यूपीएससी, आईएएस, पीसीएच या इवन यूनिवर्सिटी एग्जाम्स की तैयारी भी करना चाहते हैं, जो आजकल CUCET नाम का एक नया एंट्रेंस टेस्ट आया है जिसका एग्जाम जुलाई के फर्स्ट वीक में है, इसका पेपर नंबर 2 के अंदर हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस, और दूसरा जो पेपर नंबर 3 है उसकी जीएस, इसके एंट्रेंस की तैयारी भी हम करवा रहे हैं। तो हमारे पास इसका पूरा का पूरा प्लान तैयार है, एग्जीक्यूशन तैयार है। तो आप जितना जल्दी हो सके हमारे से जुड़िए। हमारी ऐप स्टडी टेबल नाम से जो हमारी ऐप है उसे डाउनलोड कीजिए ताकि आप लोगों को इस तरीके की आप जल्दी से जल्दी तैयारी में हमसे जुड़ सके। शाम के टाइम क्लास होगी तो ऐसी कोई टेंशन वाली बात होगी नहीं। हमारी ऐप ज्वाइन करेंगे तो आपको बहुत सारी दूसरी इंफॉर्मेशन भी मिल जाएंगी। अब हम आ जाते हैं दोस्तों टॉपिक के ऊपर। टॉपिक है पीओके के ऊपर कब्जे की। तो क्या हमारे पास ऐसे कोई इंडिकेशंस हैं जो हमें दिखाई दे रहे हैं या जो हमें दिखा रहे हैं कि असलियत में पाकिस्तान से मोदी सरकार जो है वो पीओके पर कब्जे की तैयारी कर रही है। देखिए, मेरा मानना यह है कि मोदी जो हैं वो एक इस तरीके की पर्सनैलिटी हैं जो कभी भी जो हमेशा लॉन्ग टर्म प्लान्स बनाते हैं और लॉन्ग टर्म प्लान्स के लिए बहुत सारा होमवर्क करते हैं, बहुत सारी प्रिपरेशंस करते हैं, और सबसे बड़ी बात ये होते हैं कि ये मैक्सिमम पार्ट में हिडन होते हैं, और एक बहुत बड़ा स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होता है जो कि इनको आगे बढ़ाता है या जिसके थ्रू ये आगे बढ़ते हैं। एक दिन में कभी भी ये किसी भी स्टेप को हमें वो नजर नहीं आता। हमें जब तक समझ में आता है तब तक वो सडन अटैक लगता है, या आम आदमी को जब तक समझ में आता है तब तक ये इनका सडन अटैक लगता है। इसका बेस्ट एग्जाम्पल अगर आप देखते हैं तो बेस्ट एग्जाम्पल डीमोनेटाइजेशन के रूप में हमारे को दिखाई देता है। इस डीमोनेटाइजेशन की अगर आप प्रिपरेशन की बात करें तो अगर सिर्फ और सिर्फ डीमोनेटाइजेशन की बात अगर की जा रही है तो यहाँ पर सबसे पहले ब्लैक मनी के ऊपर इन्होंने बहुत जबरदस्त एक एटमॉस्फेयर बनाया। उसके बाद कहीं ना कहीं न्यू करेंसी प्रिंटिंग बहुत लंबे टाइम से मेरे हिसाब से हो रही थी, और यही रीजन है कि एकदम से 8 नवंबर को प्रधानमंत्री मोदी 2016 को टीवी पे आते हैं, भाइयों और बहनों कहकर लीगल टेंडर ना हो नोटबंदी की घोषणा बड़े प्यार से करते हैं और जोर का झटका बहुत शालीनता के साथ देते हैं। 2 महीने तक जो है देश परेशान रहता है, और उसके बाद ऐसा लगा कि सब नॉर्मल था। मेरे हिसाब से तो जहां तक मैं जानता हूं, नोट हमारे घर में भी कुछ थे, हल्का फुल्का छोटा मोटा कैश, तो उसके अंदर भी हमने देखा कि दिसंबर के अंदर हमने पहले तो शोर शराबा या हाय तौबा नहीं मचाई, ऑनलाइन से काम चल जाता था। जो भी नोट थे वो करेंसी जमा करवानी जो थी वो हम 10 दिसंबर या 12 दिसंबर के आसपास तक गए, तब तक बैंकों से लाइन गायब हो चुकी थी, कोई खास भीड़ थी नहीं, गए और 10 मिनट के अंदर काम हो गया। तो ऐसी सिचुएशन में आप देखें कि ये एक लंबी चौड़ी प्लानिंग थी।
जीएसटी को तो मैं यहां पर पॉइंट आउट नहीं करूंगा, लेकिन सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक जो कश्मीर के मामले में मोदी जी का था वो यही था कि कश्मीर के मामले में मोदी जी ने जिस तरीके का एक मास्टर स्ट्रोक खेला और कश्मीर को जिस तरीके से डील किया वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट था। जिस तरीके से कश्मीर को मोदी जी ने डील किया और एबॉलिशन ऑफ या एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 जो है वो किया, और जिस तरीके से किया एक लंबी चौड़ी प्लानिंग का हिस्सा था। क्योंकि चाहे महबूबा मुफ्ती के साथ सरकार में शामिल होना हो गया, चाहे आप ये देखें कि राज्यसभा के मेंबर्स को दूर भेजना हो गया, चाहे गवर्नर्स रूल लगाना हो गया, चाहे राज्यसभा के मेंबर्स को वर्ल्ड टूर पर जाने का मामला हो गया, और चाहे सुबह सुबह आकर एकदम से बिल पेश करके सारे कानून आगे पीछे करके सारे कानूनों को जो कानूनों के दाव पेच थे उनको यूज करके किस तरीके से एकदम से एबॉलिशन ऑफ आर्टिकल 370 हो गया, और सबसे पहले उस एरिया में जाकर खड़े होना जहां पर इनकी मेजॉरिटी नहीं थी, वहां से इस बिल को पास करवाना अपने आप में बहुत ज्यादा चैलेंज था। और सबसे बड़ी बात यहां जिस तरीके से डिप्लोमेटिक प्रेशर दुनिया का पड़ने वाला था, उस डिप्लोमेटिक प्रेशर को झेलने के लिए उस डिप्लोमेटिक प्रेशर को झेलने के लिए जो उन्होंने दुनिया के अंदर घूम घूम कर होमवर्क किया, जिस तरीके से वर्ल्ड टूर्स किए, हमारा अपोजिशन भी खूब शोर मचाता था कि मोदी जी जो है वो इंडिया टूर पे आते हैं, बाकी तो दुनिया घूमते रहते हैं। डिप्लोमेटिक प्रेशर से झेलने के लिए और दुनिया के हर चीज को, मतलब जियो पॉलिटिक्स सिनारियो को देखते हुए डील करना, ये इनकी सबसे बड़ी खास बात थी। इसी तरीके से ट्रिपल तलाक मुद्दे पर देख लें, राम मंदिर मुद्दे पर देख लें, कोई भी, तो इस तरीके से मैं हमारे प्रधानमंत्री को ये ऐसा मत समझिएगा कि मैं कुछ ज्यादा मतलब तारीफें करता हूं या कुछ भी। असलियत में जो इनकी काम करने की पॉलिसी है, जिसको हम स्टेप बाय स्टेप नोटिस करने की कोशिश करते हैं, तो हमारे को वो अब प्रिडिक्ट होने लग गया है कि कहीं ना कहीं एक बड़ा खेल होने जा रहा है। क्योंकि जिस तरीके से काम किया जा रहा है और जो सर्कमस्टेंसेस बनती जा रही हैं और जिन सर्कमस्टेंसेस का फायदा उठाकर ये काम करते हैं, तो वो तो गजब ही है मेरे हिसाब से। अब यहां अगर मैं बात करूं कि क्या पीओके के ऊपर कब्जे की तैयारी है, तो कुछ जो इनकी कदम हैं, जो स्टेप्स हैं, उनको अगर आप सोच कर देखिए। सबसे पहला स्टेटमेंट वन जो था वो क्या था? स्टेप वन को अगर मैं देखूं तो पहला जो इंसिडेंट जिससे मुझे कुछ इस समय पर, उस इंसिडेंट को मेरे दिमाग पर आज भी है कि जो हमारे उस समय पर रक्षा मंत्री थे मनोहर पर्रिकर, उनसे पूछा गया कि भाई क्या आप लोगों को हमारी जो न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन है उसके बारे में क्या कहना है। मनोहर पर्रिकर सर ने 2016 का ही ये स्टेटमेंट है, और मनोहर पर्रिकर सर ने कहा कि अगर मेरे देश के ऊपर कोई न्यूक्लियर अटैक करेगा तो क्या मैं बैठे बैठे ये इंतजार करूंगा कि 20-25 लाख लोग मरें तब मैं रिटेलिएट करूं? मेरे पास इतना टाइम नहीं है, मैं सीधा अटैक करूंगा। मुझे अगर लगा कि कोई मेरे ऊपर न्यूक्लियर अटैक कर सकता है तो उससे पहले मैं अटैक कर दूंगा और सामने वाले के ऊपर हमला कर सकता हूं। यानी जो नो फर्स्ट यूज पॉलिसी अटल बिहारी वाजपेयी ने बनाई थी, वो नो फर्स्ट यूज पॉलिसी जो थी उसे खत्म कर दिया गया, और अब यहां पर ऑलरेडी अगर किसी के ऊपर शक हुआ तो हम सीधा अटैक कर देंगे। ये सीधा सीधा इशारा था पाकिस्तान की तरफ और दूसरा चाइना की तरफ। यानी यही जो दो देश हैं जिनके पास न्यूक्लियर बॉम्ब है, पाकिस्तान और चाइना। पाकिस्तान डिक्लेयर्ड दुश्मन, चाइना उस टाइम पर इस लेवल पर दुश्मनी की फॉर्म में हमारे सामने खड़ा होता हुआ नजर नहीं आ रहा था। जब मनोहर पर्रिकर सर की ये स्टेटमेंट आई तो उसके बाद दूसरी स्टेप आपको यहाँ पर उरी सर्जिकल स्ट्राइक के रूप में दिखाई देगी, जिसके अंदर पाक इंडिया जो है वो घुस कर मारता है। और उसके बाद देखो, घुस के मारना बुरी बात नहीं, मतलब घुस के मारना इज नॉट अ न्यू थिंग, पहली बार नहीं हुआ था। उससे पहले भी हमारी सेना कई बार ये दावा कर चुकी है या कई बार ऐसा कर चुकी है। ऐसी न्यूज में भी खबरें आती थी, और जो मतलब बहुतों से बात हुई तो मतलब वो जो आर्मी ऑफिसर्स भी हैं वो बताते हैं कि पहले भी हम ऐसा करते थे, और ये बिल्कुल ऐसा ही है कि आप हमारे देश में भी ऐसा होता था। लेकिन असली सिचुएशन इससे अगली है। अगली सिचुएशन ये कि आपने किसी के घर में घुस के मारा और सीना ठोक के कहा कि हाँ मारा, अब बता क्या करेगा। यहां से असलियत में पाकिस्तान का मोराल चेक किया गया कि असलियत में पाकिस्तान का जो मोराल है वो कहाँ है,
कितना है, तो पता लगा उसका मोराल यहां से हो गया डाउन, क्योंकि वो ना तो कोई डिप्लोमेटिक प्रेशर क्रिएट कर पाया, ना ही कोई रिटेलिएशन कर पाया। इंडिया एक तरीके से गुंडई, खुलकर गुंडई दिखाने के स्टेप में आ चुका था। उसके बाद तीसरा स्टेप जो था, अगर आप तीसरा कदम देखें यहां पर, तो वो और भी जबरदस्त लेवल पर बालाकोट एयर स्ट्राइक था। असलियत में बालाकोट एयर स्ट्राइक जो है वो पाकिस्तान के मोराल को बिल्कुल बुरी तरीके से इस लेवल पर ध्वस्त करने वाला था। और इसी का चौथा स्टेप कैप्टन अभिमन्यु वाला मामला, जिसके अंदर जो कैप्टन अभिमन्यु जो थे, उनका मामला जो था, इसके अंदर क्या था कि भाई असलियत में बालाकोट एयर स्ट्राइक सीधा सीधा मामला ये था कि आप हमारे ऊपर हमला करेंगे तो हम तुम्हारे घुस के मारेंगे। ये पुराने वाला हिंदुस्तान नहीं है कि आप बॉम्बे पे हमला करें और हम सिर्फ चुपचाप बैठे बैठे देखते रहें। हम घुस के मारेंगे और बुरी तरह मारेंगे। यहां ये पाकिस्तान को मैसेज था। और यहां जो एयर डिफेंस सिस्टम था पाकिस्तान का, वो पूरे तरीके से बर्बाद निकला, या एयरफोर्स जो है वो काफी ज्यादा कमजोर निकली। ये कहीं ना कहीं पाकिस्तान के ऊपर एक दबाव क्रिएट कर दिया। जो मोराल पहले से डाउन था वो और ज्यादा डाउन हो गया। और कैप्टन अभिमन्यु का सही सलामत भारत आना डिप्लोमेटिक विक्ट्री ऑफ इंडिया, और डिप्लोमेटिक विक्ट्री ऑफ इंडिया थी। और कहीं ना कहीं पाकिस्तान की यहां पर एक किरकिरी हो गई कि तुम एक जो वॉर क्रिमिनल था उसको भी नहीं पकड़ पाए। अब ऐसी सिचुएशन में अगर आप देखते हैं तो यहां पर वॉर क्रिमिनल की तो हालांकि टैग नहीं है क्योंकि वॉर डिक्लेयर नहीं हुआ था, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं कैप्टन अभिमन्यु का कुछ कर नहीं पाए। ठीक है, अभिनंदन का, सॉरी, कैप्टन अभिनंदन का कुछ कर नहीं पाए। सॉरी, इसमें थोड़ा सा मेरे से मिस्टेक हो गई। अब ऐसी सिचुएशन में यहां से पाकिस्तान का जो मोराल था, पाकिस्तानी आर्मी और पाकिस्तानी जो पॉलिटिकल लीडरशिप है, इसका मोराल जो है एकदम से इस लेवल पर डाउन हो गया कि अब उन्हें समझ में ही नहीं आया कि क्या करें। और यही रीजन है कि कहीं ना कहीं बॉर्डर के ऊपर सीज फायर जो है वो खुले तौर पर दिखाई दिया। अब आप अंदाजा लगा कर देखिए, पाकिस्तान जो है वो फेल हो चुका है। इकोनॉमिक क्राइसिस में पाकिस्तान को लाने के लिए आप खुद सोच कर देखिए, जिस तरीके से एक लामबंदी की गई और FATF का जो चक्रव्यूह पाकिस्तान के खिलाफ रचा गया, और और टेररिज्म को ब्लैक मनी से और ड्रग्स से जोड़कर पाकिस्तान को जितना ज्यादा क्रिटिसाइज किया गया, उसका सीधा सीधा असर था कि पाकिस्तान के ऊपर सैंक्शंस लगे रहे, वो ग्रे लिस्ट के अंदर इस्टेब्लिश रहा। और उसके बाद धीरे धीरे इन्वेस्टमेंट क्या सब चीजें बंद हुई, लोन्स एड्स मिलना बंद हुए, और पाकिस्तान इकोनॉमिक क्राइसिस में उलझता चला गया। जब ये सिचुएशन थी कि इकोनॉमिक क्राइसिस में पाकिस्तान उलझता चला गया, ग्रे लिस्ट में फंस गया, इकोनॉमिक क्राइसिस में उलझता चला गया, तो यहां से पाकिस्तान को जब फंसा कर खड़ा किया, तो उसके साथ साथ अगला अगर आप पांचवा स्टेप देखते हैं तो ये तो जिसे कहते हैं मास्टर स्ट्रोक था, एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370। एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370, ये इसका एक मास्टर स्ट्रोक था। एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 का सीधा सीधा मतलब ये है कि आर्टिकल 370 को खुले तौर पर हटा दिया गया। यहां पर पाकिस्तानी पॉलिटिकल लीडरशिप का जो फेल्योर था वो साफ नजर आया, डिप्लोमेटिक फेल्योर साफ नजर आया, और आर्मी जो है वो फेल्योर साफ नजर आया। आर्मी का फेल्योर साफ नजर आया। होना तो ये चाहिए था कि 70 साल से पाकिस्तानी आर्मी जिस चीज का लगातार दावा कर रही थी कि हम ऐसे कर देंगे, वैसे कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, सब चीजें साइड में, और खुले तौर पर आर्टिकल 370 हटाया। वहां पर उन्हें यूनियन टेरिटरी बनाया, उनका स्टेटस चेंज किया, और डिप्लोमेसी से लेकर हर चीज के मामले में पाकिस्तान को पस्त करके रख दिया। आज तक वो उस रिपरकेशन में फंसा हुआ है। इमरान खान का कुर्सी से जाने से लेकर, सऊदी अरेबिया के नाराजगी से लेकर, सब चीजों के मामले में, OIC की बैठक के फेलियर से लेकर, सब चीजों के अंदर खुले तौर पर सिर्फ एक चीज नजर आ रही है, फेलियर ऑफ पाकिस्तान।
अब आप यहां सोचकर देखिए आपने का स्टेटस जो है वो चेंज जैसे ही कर दिया, अब यहां पर अगर काम खत्म हो जाता तो शायद ऐसा कुछ नहीं हुआ। यहां पर स्टेप 6 इनकी साफ नजर आ रही है, हाई लेवल फास्ट एंड हाई लेवल डेवलपमेंट। इनका फास्ट एंड हाई लेवल डेवलपमेंट जो है इनका एक अगला टारगेट है, फास्ट एंड हाई लेवल डेवलपमेंट। इस फास्ट एंड हाई लेवल डेवलपमेंट का मतलब यह है कि जितना ज्यादा तेजी से पाकिस्तान के अंदर डेवलपमेंट किया जाएगा, लोगों की इकोनॉमिक डेवलपमेंट करोगे, और जैसे ही लोगों की इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगी और खासकर उसमें अरब कंट्रीज की हेल्प लेकर उसकी डेवलपमेंट करोगे, तो कहीं ना कहीं आपको साफ नजर आएगा यहां पर कि वहां के लोगों का एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर, कॉन्फिडेंस जो है वो बिल्ड होगा इंडियन गवर्नमेंट के ऊपर। और कहीं ना कहीं वो जो कॉन्फिडेंस है वो सेपरेटिस्ट फोर्सेस को और ज्यादा करे। एक तरफ तो सेपरेटिस्ट फोर्सेस जो ऑफ इन इंडिया जो हैं उनको कमजोर करेगा, वो वीक होंगी, और दूसरी तरफ ये जो है एक एग्जाम्पल की तरह सेट होगा फॉर फॉर द पीपल ऑफ पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, पीपल ऑफ पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के लोगों के लिए ये एग्जाम्पल सेट होगा, और इंडिया के अंदर जो सेपरेटिस्ट फोर्सेस हैं उनके लिए एक तरीके से मामला कमजोर रहेगा। जब आपने यहाँ पर ये स्टेप्स देख ली हैं और किसी तरीके से बहुत तेजी के साथ वहां पर डेवलपमेंट कर रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कर रही हैं, उसके बाद अगला स्टेप जो है यहाँ पर स्टेप 7 आपको साफ नजर आएगा कि भाई एकदम से यहाँ पर, अच्छा मिसाइल अटैक तो एक अगला स्टेप है, लेकिन उससे पहले का एक स्टेप आपको यहाँ पर नजर आएगा कि बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट जो है, बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट जो है ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, यहां ये जो बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है वो बहुत ज्यादा फास्ट एफर्ट्स के साथ हो रहा है, और जितनी तेजी के साथ बॉर्डर के ऊपर आपकी जो आर्मी है, जो बॉर्डर रोड डेवलपमेंट अथॉरिटी है, BR बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन है, वो जितनी तेजी के साथ जो है ब्रिजेस और रोड्स बना रही है, ब्रिज रोड्स और भी दूसरा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रही है, एज इफ दे आर प्रिपेयरिंग फॉर अ वॉर, कि अगर कोई भी पॉसिबल वॉर होता है तो बहुत तेजी के साथ सड़कें और पुल बनाए जा रहे हैं। नतीजा उसका ये कि बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर तेजी से डेवलप हो रहा है कि इन केस अगर किसी लड़ाई के अंदर हम लोग फंसते हैं तो हमारा बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत तेजी के साथ हो, मजबूत हो और इफेक्टिव हो। उसके साथ हमारे पास खुले तौर पर एग्जाम्पल्स हैं कि हमारे यहाँ मिलिट्री जो सप्लाई, मिलिट्री इक्विपमेंट्स जिस तरीके से बढ़ रहे हैं, और इंडिजिनस प्रोडक्शन ऑफ, यानी देश में ही इंडिजिनस प्रोडक्शन ऑफ आर्म्स एंड एम्यूनिशन हमें दिखाई दे रहा है। ये किसी बड़ी लड़ाई की तैयारी की तरफ खुले तौर पर इशारा कर रहा है। चाहे हम 83 तेजस खरीद रहे हैं, चाहे हम न्यू लेवल के जनरेशन के जो वॉर हेड्स हैं वो बना रहे हैं, चाहे मिसाइल्स जो ब्रह्मोस मिसाइल है उसका अपग्रेडेशन कर रहे हैं, और दूसरी मिसाइल क्रूज मिसाइल से लेकर बैलिस्टिक मिसाइल्स का अपग्रेडेशन कर रहे हैं, चाहे हमारा DRDO नए सैटेलाइट्स छोड़ रहा है, चाहे कुछ भी कर रहा है, सारे केसेस के अंदर मिलिट्री इक्विपमेंट्स का जो तैयारी हो रही है वो किसी न किसी बड़े वॉर प्रिपरेशन की तरफ इशारा कर रही है। यानी कहीं ना कहीं गवर्नमेंट जो है किसी ऐसे इवेंट या किसी ऐसे इंसिडेंट की तैयारी कर रही है कि अगर वो हुआ तो हम उसके लिए पहले से तैयार हैं। जब यहां खड़े हो जाते हो और यहां आपको एक कॉन्फिडेंस नजर आ जाता है, तो इसका अगला स्टेप यहां पर मिसाइल अटैक की फॉर्म में दिखाई देता है। इस मिसाइल अटैक जो 9 मार्च को हुआ, असलियत में हम इसे मिसाइल अटैक कहें, बहुत सारे एक्सपर्ट्स तो इसे अटैक कह रहे हैं, लेकिन असलियत में एक ये इंसिडेंट है, अनजाने में सही, और ये मैं भी भारत सरकार के इस कथन से हंसते हुए सहमत हूं कि भाई असलियत में इनसे गलती हो गई, सॉरी पाकिस्तान। लेकिन पता ये लग गया कि पाकिस्तान का जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो असलियत में फेल्योर है,
और वो पाकिस्तानी एयर डिफेंस सिस्टम जो है वो क्योंकि चाइना से आया हुआ था, तो चाइना का एयर डिफेंस सिस्टम ब्रह्मोस के सामने फेल होता हुआ नजर आया। इससे एक तो हमारे को इसकी इफेक्टिवनेस पता लग गई, दूसरी तरफ चाइना की सबसे बड़ी कमजोरी पता लग गई कि भैया उसके ऊपर मिसाइलों से हमले करेंगे तो उसको उसकी औकात पता लग जाएगी, मिसाइल अटैक का असर वहां पर दिखाई देगा। अब जैसे आप मिसाइल अटैक की बात कर रहे हैं, यानी मिसाइल को ताकतवर बना रहे हैं, ऊपर से आप सैटेलाइट सिस्टम को और ज्यादा मजबूत बना रहे हैं, आपका जो सैटेलाइट कॉन्स्टलेशन है उसको बहुत ज्यादा मजबूत बनाया जा रहा है। ऐसी सिचुएशन के अंदर अगर आप देखें तो वो अच्छा, मजे की बात ये कि मिसाइल अटैक ने पाकिस्तान की पूरी पावर ताकत को खत्म करके रख दिया है। मिसाइल अटैक ने पाकिस्तान की पूरी जिसे कहते हैं मोराल, उसे बिल्कुल ध्वस्त कर दिया है। उसे एक मैसेज दे दिया कि बेटा तुम पाकिस्तान अपनी औकात में रहो। अगर आपको लगता है कि आप मांगे हुए जो चाइना के हथियार हैं और भीख में मिले हुए पैसे से भारत का मुकाबला कर लोगे तो आप बहुत बड़ी गलतफहमी में हैं। ये क्लियर वर्ड्स में मैसेज दे दिया गया है। ऐसी सिचुएशन के अंदर अब एक स्टेप और यहां पर जो खुले तौर पर नजर आ रही है वो प्रोवोकेशन का है कि असलियत में सीधी सी बात यह है कि एक तरफ पाकिस्तान को इकोनॉमिकली कमजोर किया, लेकिन अगर पाकिस्तान के अंदर सोशल कॉन्फ्लिक्ट नहीं बढ़ाए तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान अंदर से अगर मजबूत हुआ तो उससे लड़ना बड़ा मुश्किल होगा। लेकिन जैसे ही आप देखते हो कि बलोच लिबरेशन आर्मी जिस तरीके से पाकिस्तान पर अटैक कर रही है और पाकिस्तानियों को बुरी तरीके से धो रही है, पाकिस्तानी आर्मी पस्त है, इसी तरीके से तहरीक तालिबान पाकिस्तान जो है वो जिस तरीके से अटैक कर रहा है पाकिस्तानी आर्मी पे, और हालात इस तरीके से खराब हैं कि आए दिन पाकिस्तान में कहीं ना कहीं बम ब्लास्ट होते हैं, कहीं पाकिस्तानी आर्मी मारी जाती है, 100 के करीब सैनिक एकदम से एक दिन के अंदर मारे जाते हैं। ऐसी सिचुएशन में आप अगर देखते हैं तो वो प्रोवोकेशन है। प्रोवोकेशन से कहीं ना कहीं इंटरनली वीक करना अपने दुश्मन को, ये एक सबसे बड़ा स्टेप होता है किसी भी कंट्री का, कि आप किसी भी देश को अंदर से इतना ज्यादा खोखला कर दो, कमजोर कर दो कि वो सोच ही ना पाए कि हम आगे करें क्या, वो कुछ अपने आप को प्रिपेयर ही ना कर पाए। यानी जिस टाइम भी लड़ाई हो तो अंदर वो जो रिबेलियस और सेपरेटिस्ट फोर्सेस हैं वो और ज्यादा मजबूती के साथ बाहर आए। आप अगर हमला करने की तैयारी करें तो सामने वाला उसी हिसाब से हमला करने की तैयारी करे। इसी तरीके मतलब उसी हिसाब से बलोच लिबरेशन आर्मी, तहरीक तालिबान पाकिस्तान और दूसरी फोर्सेस जो हैं वो उठ खड़ी हो। अच्छा, इसी के साथ एक चीज प्रोवोकेशन का एक स्टेप और है कि पाकिस्तान के अंदर एंटी चाइना सेंटिमेंट्स इन पाकिस्तान, इसको भी भड़काने में पूरी कोशिश की जा रही है। भले ही यहाँ इंडिया नहीं भड़का रहा, लेकिन कहीं ना कहीं एंटी चाइना सेंटिमेंट्स जो हैं इन पाकिस्तान, ये लगातार जो बढ़ रहे हैं उसका सीधा सीधा असर ये होगा कि कहीं ना कहीं कंट्रोल ऑफ चाइना इन पाकिस्तान वो जो होगा वो वीक होगा। कंट्रोल ऑफ चाइना इन पाकिस्तान जो होगा वुड गेट वीकन, वुड गेट वीक, वो जो होगा वो वीक हो जाएगा। और उसका सीधा सीधा असर ये होगा कि कंट्रोल ऑफ चाइना इन पाकिस्तान जैसे ही वीक होगा, उसका सीधा सीधा असर ये होगा दोस्तों कि असलियत में एंटी चाइना सेंटिमेंट्स जो हैं पाकिस्तान को चाइना के सपोर्ट में जाने से रोकेंगे। और अगर एंटी चाइना सेंटिमेंट्स पाकिस्तान को चाइना के सपोर्ट में जाने से रोकेंगे तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान इंडिया के साथ युद्ध करने की हिम्मत नहीं जुटा पाएगा। ऐसे में जब सारी सिचुएशंस हो जाएंगी तो कहीं ना कहीं अब एक लास्ट स्टेप बचती है और वो है वेट फॉर द राइट टाइम। वेट फॉर द राइट टाइम। अब वो राइट टाइम क्या है, कब है, कैसे है, हम सिर्फ उसका अंदाजा लगा सकते हैं कि असलियत में वो सही समय कब होगा, कैसे होगा। क्योंकि दुनिया जो है वो इस टाइम पर कहीं ना कहीं हालात बिगड़ते नजर आ रहे हैं, इसमें कोई शक की बात नहीं है।
अगर दुनिया के हालात लगातार बिगड़ रहे हैं और हम इस सिचुएशन में यहाँ पर बैठे हुए हैं, तो ऐसा क्या इवेंट होगा या क्या ऐसे सर्कमस्टेंसेस होंगे जब इंडिया पीओके की तरफ बढ़ने की कोशिश करेगा। देखिए, हम ये मान चुके हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट जो है वो अच्छे लेवल पर है, क्योंकि हमारी आर्मी सियाचिन ग्लेशियर पर भी है, जिसकी वजह से कराकोरम हाईवे और दूसरी जगहों पर इंडिया का एक अच्छा खासा कंट्रोल या नजर बनी रहेगी। तो यहाँ सोचकर देखिए, असलियत में आपको यहाँ समझ में आएगा कि भाई असलियत में जैसे ही एक सर्कमस्टेंसेस चेंज होते हैं, जैसे इस टाइम पर एक क्राइसिस यूक्रेन का चल रहा है और यूक्रेन क्राइसिस के अंदर आज ही बैठक होने जा रही है कि नाटो जो है वो अपने 10,000 सोल्जर्स यूक्रेन में भेजेगा, यानी यूक्रेन क्राइसिस और ज्यादा गर्मा रहा है। ऐसी सिचुएशन में जब यूक्रेन क्राइसिस और ज्यादा गर्मा रहा है, तो इसका सीधा सीधा असर कहीं ना कहीं चाइना के अपनी ताकत के ऊपर भी पड़ेगा। इधर ये अमेरिका मौजूद है, अमेरिका भी मौजूद है। अब ऐसी सिचुएशन में अगर आप लोग देखते हैं, यहाँ चाइना है और चाइना का सबसे अगला मेन टारगेट है ताइवान। अब इमेजिन करके देखिए, जापान, साउथ कोरिया, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका, यहां से फिलीपींस या वियतनाम, इंडोनेशिया, मलेशिया, ये तैयारी करके बैठे हैं कि जैसे ही चाइना ताइवान की तरफ बढ़ेगा, जैसे ही चाइना ताइवान की तरफ बढ़ेगा, कहीं ना कहीं अच्छा, इंडिया का एक और बड़ा जबरदस्त स्टेप है अपने दुश्मन देश के दुश्मनों को और मजबूत करना। इसमें ताइवान, जैसे आजकल सोच सुनने में आ रहा है कि ताइवान भी ब्रह्मोस खरीदने की तरफ बढ़ रहा है, कि ब्रह्मोस खरीदना चाहता है। फिलीपींस ने तो ऑर्डर भी दे दिया है, इंडोनेशिया इस बारे में सोच रहा है, वियतनाम भी इसकी डिमांड कर रहा है, पॉसिबली मलेशिया भी इन्हीं मिसाइल्स को परचेज करना चाहेगा। अब ऐसी सिचुएशन में पाकिस्तान जो चाइना है, चाइना के चारों तरफ जो उसके मेन दुश्मन हैं, उन सबको वो मिसाइल पकड़ा देना, पकड़ाने की तैयारी करना, जो कि जिसके सामने चाइना का एयर डिफेंस सिस्टम फ्लॉप हो चुका है। तो अंदाजा आप लगाकर देखिए कि ये भी तैयारी का एक हिस्सा है। यहां अगर आप देखते हैं कि सोचिए, जैसे जैसे यूक्रेन के अंदर सिचुएशंस खराब होती जाएंगी, रशिया वहां पर उलझा हुआ नजर आएगा। उसका दूसरा स्टेप ये है कि चाइना ताइवान की तरफ बढ़ने की तैयारी करेगा, और जैसे ही चाइना ताइवान की तरफ बढ़ने की तैयारी करेगा, ताइवान को कब्जा करने की तैयारी करेगा, वैसे ही ऑब्वियस सी बात है, ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी होगी कि पाकिस्तान यहाँ पर कमजोर होगा, पाकिस्तान पस्त होगा, चाइना उधर की तरफ एंगेज हो चुका होगा, इंडिया यहाँ चाइना की तरफ जो है, भाई ऑब्वियस सी बात है, प्रेशर तो क्रिएट करेगा और ये जो स्पेस है ये एक तरीके से वैकेंट होगा। क्यों? क्योंकि चाइना अपना पूरा फोर्स अगर उस साइड को लगा रहा है और पाकिस्तान जो है वो अंदर से डिस्ट्रॉय हो रहा है, तो इंडिया के पास पॉसिबली एक इजी वॉक हो सकता है पीओके पर कब्जा करने का। इंडिया के पास एक इजी वॉक हो सकता है, एक इजी वॉक ओवर हो सकता है पाकिस्तान के ऊपर, पीओके के ऊपर, और गिलगित बाल्टिस्तान पे कब्जा करके उसे अपने कंट्रोल में लेने का। अब ये सिचुएशन कब क्रिएट होती है, इस टाइम पर कब हमला होगा, कब ये ऐसे स्टेप लिए जाएंगे, वो तो समय के गर्भ में है, समय ही बताएगा। लेकिन अगर आप स्टेप बाय स्टेप सिचुएशंस को समझेंगे तो आपको खुले तौर पर नजर आ जाएगा कि एक लंबी चौड़ी प्रिपरेशन हो चुकी है। अब इस समय का इंतजार है, हमें बस अपने इस प्रधानमंत्री के ऊपर भरोसा बनाए रखना होगा कि भाई असलियत में ये भी किसी सिचुएशन का इंतजार कर रहे हैं। अगर आने वाले समय में ऐसा कुछ हुआ तो अपने आप ये ऐसी स्टेप्स उठा सकते हैं। ये एक प्योरली अजम्पशन है, इसका अभी सिर्फ और सिर्फ अखबार के अंदर जो इंफॉर्मेशंस आती हैं, इनके अलावा कोई सोर्स नहीं है, क्योंकि ये टॉप सीक्रेट बातें किसी बंद कमरे में हो रही होंगी। लेकिन एक रूलर की तरह अगर सोचा जाए और उनके स्टेप्स को अगर देखा जाए तो इशारा इसी तरफ नजर आ रहा है। अब इसमें आगे कौन कहां किस हद तक जाकर अपने आप को कामयाबी दिलाता है या किस हद तक कामयाब हो पाएगा, वो तो समय ही बताएगा। लेकिन जो मेरा एनालिसिस है वो एक मोटे तौर पर आपको दिखाई दे गया होगा। कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा कि इस एनालिसिस के बारे में आपका क्या ख्याल है, कैसे है।
लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो हमसे जुड़िएगा। धन्यवाद।